प्यारे बच्चों नमस्कार। राधा स्वामी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन के फर्दर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इंटीग्रेशन फाइंड कैसे किया जाता है या इंटीग्रेशन एक्चुअल में किस कंसेप्ट या किस प्रोसेस से होके बना है। ठीक है, कल तक हमने ये पढ़ लिया था कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, यानी इंटीग्रेशन जनरेट ही क्यों हुआ, प्रोड्यूस ही क्यों हुआ, यानी बना तो बना कैसे, किस कंसेप्ट की वजह से बना, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमें एरिया फाइंड करना था और एरिया क्या हो गया, बहुत बड़ा। एरिया तो वैसे छोटा था लेकिन उसकी टर्म इनफाइनाइट होती जा रही थी, यानी आपने क्यूब को छोटा किया, फिर उसका छोटा स्क्वायर किया, फिर उसका छोटा स्क्वायर, फिर उसमें एक ट्राइंगल जैसा निकला है, फिर उसमें छोटा एक स्क्वायर बनाया, फिर स्क्वायर बनाया, फिर छोटा ट्राइंगल। इस तरीके से ये टर्म बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि एरिया लिमिटेड है लेकिन उसकी टर्म्स इतनी बढ़ती जा रही थी कि आपने उसको ब्रेक कर करके इतनी टर्म बढ़ा दी कि उस टर्म को यदि आप ऐड करने बैठ जाओ तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए फिर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट सामने आया। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखो चलो शुरू करते हैं। देखो कल वाला ग्राफ लेते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ आपके पास है, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो एक तरीका मेरे पास ये था कि मैं छोटे छोटे बॉक्स बना लूं या छोटे छोटे सर्कल बना लूं, छोटे ट्राइंगल बना लूं, कैसे भी तो मैं अलग अलग फाइंड कर लूं और सभी को ऐड कर लूं। तो ये तरीका है। एक तरीका है कि करना वैसे ही है लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी सी पतली सी स्लाइड ले ली। ये बहुत पतली स्लाइड है, बहुत ज्यादा पतली स्लाइड है, पतली सी। देखो ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी वैसे, लेकिन देखा जाए तो ये क्या है कि पतली सी स्लाइड है। ठीक है ना, ये पतली सी एक स्लाइड कितनी है, विड्थ यानी इसकी मोटाई कितनी है, dx। इसकी जो x एक्सिस में विड्थ है ना, यहां से शुरू हुआ ये और यहां तक चला, ये थोड़ा सा ये इस विड्थ एकदम, जिसकी मोटाई कितनी है, dx। dx का मीनिंग क्या होता है कि यहां से लेके यहां तक बहुत छोटा सा चेंज हुआ है। dx तो जानते हो ना आप, यानी चेंज इन x एक्सिस। ये मान लो कि x की कोई वैल्यू थी और ये भी x की एक वैल्यू थी, दोनों वैल्यू के बीच में छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, dx। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक, ये हाइट किसको डिनोट कर रही है, y एक्सिस। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, y, लिख दिया y। अब y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे एक छोटी सी आप विड्थ बनाओगे तो विड्थ तो इसकी कितनी लिखनी है, dx ही लिखनी है, लेकिन ये जो लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी, y। अब आप ये भी y और ये भी y, अरे y अलग हो गई ना, तो यहाँ का क्या, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ ज्यादा है इससे। मान लो x ये कितना है, 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर है 49 मीटर हो जाएगा। ये लेंथ कितनी होगी, हाइट है 49 मीटर। यहाँ पे देखो x कितना है, मान लो 4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, 4 का स्क्वायर यानी 36। ये भी y है, ये भी y है, लेकिन इसका एग्जैक्ट इसका कितना आया, y 36 मीटर और इसका आंसर कितना, y 49 मीटर। क्यों आया, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। जैसे आप x की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, दिखने में तो y दिख रहा है लेकिन वैल्यू हर बार अलग आएगी, क्योंकि y एक वेरिएबल है। क्या एक वेरिएबल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से एक बार, देखो ये एक बार हटा देता हूं और यहां पे आप देखो ये y है, तो y की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, यानी इसकी हाइट किसके बराबर हो गई, y के बराबर, जो कितना है एक्स स्क्वायर, और इसकी विड्थ कितनी होगी, dx। तो एक सोच के देखो, एक छोटा सा पतला सा जिसकी विड्थ तो है बहुत ज्यादा, हाइट बोल दिया लेंथ, तो इसकी ये तो होगी लेंथ और ये क्या होगी, विड्थ। तो क्या एक छोटा सा रेक्टेंगल जैसा नहीं बन गया क्या, देखो इतना पतला ले लिया कि ये जो आपको ये ग्राफ ऐसे दिख रहा था ना, इस ग्राफ में आपने इतना नजदीक ले लिया कि ये वाला जो गैप है ना लगभग आपको सीधा दिखेगा। लगभग कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है, ऊपर से विड्थ है इस तरीके से घूमी हुई यहां से, और ये वाली एकदम सीधी है, तो ये सीधी नहीं है। फिर भी आपने इतनी पतली विड्थ ली कि ये आपको इतना छोटा सा लेंथ लेना है जिससे आपको किसके जैसा दिखेगा, ये एकदम सीधी लाइन जैसा दिखेगा। किसके जैसा दिखेगा, सीधी लाइन। इसको ऐसे समझो, मान लो कोई एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक छोटा सा पार्ट है, मान लो एक छोटी सी चिंटी है, वो इस सर्कल के ऊपर जा रही है। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं इस सर्कल को दूर से देखूंगा तो मुझे एकदम ये राउंड शेप जैसा दिखेगा, एकदम सर्कुलर शेप दिखेगा, क्योंकि मेरा साइज इस सर्कल से बहुत बड़ा है।
इसलिए ये सर्कल मुझे छोटा सा दिख रहा है, इस वजह से सर्कुलर शेप में दिख रहा है। मान लो एक छोटी सी चिंटी है, वो इस जगह से चल रही है, वो यहां से लेके यहां से लेके यहां तक सीधी चलेगी, तो उसको ये वाली लाइन इतना गैप तो एकदम सीधा दिखेगा। अब ये मान लो यहाँ पे आ गई तो ये इतना गैप सीधा दिखेगा। अब मान लो ये यहाँ पे आ गई तो इतना गैप एकदम सीधा दिखेगा। अब मान लो यहाँ पे आ गई तो यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा, यानी इसको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये सर्कल जैसा है। क्यों? क्योंकि चिंटी का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, सर्कल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। यही बात यहाँ पे है कि इसका साइज है ना, इसका साइज बहुत बड़ा है सर्कल की तरह, इसका साइज है ना चिंटी की लेंथ की तरह बहुत बड़ा है, तो इसलिए आपको ये कर्व्ड फील नहीं होगा। इसलिए आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा है और विड्थ बहुत ही कम है। ठीक है, तो यदि मैं इस एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, कौन से का, इसका, फिर इसके पास में एक छोटा सा एरिया निकाल लिया, फिर इसका निकाल, फिर इसका निकाल लूं, इसका एरिया निकाल लिया, फिर इसका, ऐसे छोटे 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 क्या बनते जाएंगे मेरे पास है, रेक्टेंगल बनते जाएंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू में लेंथ, लेंथ तो कितनी है y और विड्थ कितनी है dx। तो क्या मैं यहां से इसका एरिया ऐसे लिख दूं क्या कि इसका एरिया तो कितना आ गया, a इक्वल्स टू y इंटू में dx आ गया। कितना आ गया, y इंटू में dx। ये y इंटू में dx टोटल का आ गया या सिर्फ एक यूनिट का ही आया या एक इस छोटे से पार्ट का ही आया है, एक का ही आया है। ऐसे मैं एक इसका y इंटू डी एक्स, इसका भी सभी का निकाल दूं। सभी का निकालने का मैंने क्या कि हर y dx, इसका भी y dx, इसका भी y dx, इसका भी y dx, इसका भी y dx, हर एक y dx को यदि मैं ऐड कर दूं, छोटे छोटे y dx आएंगे बहुत सारे, सभी को मैं ऐड कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल का एरिया आ जाएगा। और ऐड करने के लिए मैं ना तो प्लस का साइन लगाऊंगा ना ही समेशन का साइन लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि ये मैंने आपको पहले बता दिए कि प्लस कब यूज होता है और समेशन कब यूज होता है। तो इसलिए एक नया सिंबल है जिसको सम ही बोलते हैं। जैसे सम है, इस सम का मैंने यूएम हटा दिया और एस ले लिया। देखो एक सम में तो प्लस आ गया, एक सम का क्या बन गया, समेशन। क्या बन गया, समेशन। ठीक है, इस समेशन से एक तो देखो ये एस इस तरीके से ना, इस तरीके से देखो इसका एस है ना, इसका इस तरीके की शेप ले लिया, ये तो क्या हो गया, समेशन। ये ऐड का सिंबल आप पहले से जानते हो। एक समेशन एस है ना, इससे एस को पकड़ के ऐसे खींचा गया तो एक लंबा एस बन गया इस तरीके से, है ये एस ही। यानी समेशन का एक सिंबल तो ये हो गया जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, सम का एक सिंबल ये हो गया जो इनफाइनाइटली लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, और उसको लिखने का तरीका ये होता है। तो छोटी टर्म होती तो यहां पे मैं क्या लगा देता, प्लस, लेकिन ये छोटी टर्म नहीं है इसलिए इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, ये समेशन। यानी इंटीग्रेशन का सिंबल क्या हो जाएगा, एस जैसा हो जाएगा। यानी एस को पकड़ के खींच दो तो ये जो सिंबल बनेगा, इस सिंबल का नाम क्या हो गया, इंटीग्रेशन नाम हो गया। क्या नाम हो गया, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या है, dx, यानी चेंज किस में है, dx में, और यहाँ पे कौन है, y। तो y हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक फंक्शन ही तो मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये पैराबोला था तो इसका y क्या मिल गया, x स्क्वायर मिल गया। यदि मान लो कि ये एक सीधा लाइन होता तो y इक्वल्स टू क्या मिलता, mx प्लस में c। यानी लास्ट में कहीं ना कहीं ये y x में ही तो चेंज हो रहा है, यानी फंक्शन y की जगह कोई ना कोई x ही तो यूज करोगे आप। तो इस y की जगह मैं ये क्या यूज करूंगा, x स्क्वायर इंटू में क्या आ गया, dx। अब देखो सेम ये इंटीग्रेशन जैसा पार्ट बन गया। इंटीग्रेशन में क्या होता था, y इक्वल्स टू मान लो एक्स स्क्वायर है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे लिखता था मैं इसको, dy अपॉन में dx। यानी जैसे आपने x में छोटा सा चेंज किया साथ में y में भी छोटा सा चेंज आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि मैंने छोटे सी dx को जोड़ना शुरू किया तो साथ साथ एक्स स्क्वायर भी तो जुड़ता जाएगा, x dx को जोड़ता गया तो एक्स स्क्वायर भी जुड़ेगा। तो किस तरीके से जुड़ेगा, क्या इसका आंसर आएगा, वो सीखेंगे रूल से। जैसे इसका रूल क्या था कि इसमें 2 आगे आ गया और x की पावर क्या होगी, 2 - 1, ये आपने पढ़ रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। ऐसे ही इसमें भी क्या लगेंगे, फॉर्मूले लगेंगे। अब यहां तक का तो ये कंसेप्ट था। अब फॉर्मूले क्या है, ये फॉर्मूले आपको बताने की जरूरी नहीं है, ये बहुत हायर स्टडी का पार्ट हो गया। इंटीग्रेशन क्या होता है इसका मीनिंग मैंने बता दिया। अब इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते कैसे, इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, ये जरूरी नहीं है आपको जानने के लिए। ये एक बहुत ज्यादा हायर स्टडी का पार्ट हो गया, इतना डिटेल में जानने की जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो आपके पास से क्या आएगा, ये एरिया आया, ऐसे इंटीग्रेशन किया,
यहाँ पे y आया और यहाँ पे कौन आया dx। अब ये y है, ये y तो कुछ भी आ सकता है, y एक स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है, y मान लो sin x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाया था ना मैंने, तो ऐसे sin x भी आ सकता है। जैसे y की जगह sin x आ गया तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन sin x है dx। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता होना चाहिए। ऐसे मान लो tan x आ गया, sec x आ गया, x की पावर n आ गया, log x आ गया, कुछ भी आ सकता है। जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था सेम के सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे। डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले आपने पढ़े थे उसका ऑपोजिट कौन हो जाएगा, इंटीग्रेशन। जैसे पहला टर्म है, इंटीग्रेशन करना आपको, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x dx का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। देखो आपने पढ़ा था log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। ऐसे ही 1/x का इंटीग्रेशन यानी 1/x का log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन है log x, यानी ऑपोजिट है। इंटीग्रेशन में छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ी चीज बनाते हैं और डिफरेंशिएशन में बड़ी चीज को तोड़ के छोटी छोटी चीज बनाते हैं। उल्टा प्रोसेस हो गया ना, एक दीवार को तोड़ते जा रहे हो आप, दीवार को तोड़ोगे तो ईंटें निकलेगी, ईंटों को तोड़ोगे तो छोटे छोटे कंकर पत्थर निकलेंगे, उसको तोड़ोगे तो बिल्कुल छोटे छोटे कंकर निकलेंगे, कंक्रीट जैसे होंगे, उसको तोड़ोगे तो छोटे छोटे रेत के दाने जैसे निकलेंगे। ऐसे तोड़ते जाओगे फिर मॉलिक्यूल एटम ऐसे निकलेंगे। तो इस प्रोसेस को तो बोलते हो आप डिफरेंशिएशन, यानी बड़े से छोटे की तरफ। और यदि मैंने रेत को मिलाया तो कंकर मिला, कंकर को मिलाया तो ईंट बनी, ईंट को मिलाया तो दीवार बनी, यानी बड़े की तरफ बढ़ते जा रही तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इसलिए ये क्या है, ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, ऑपोजिट प्रोसेस। अब देखो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस में c आ जाएगा। यानी मैंने कहा ना कि अनसर्टेनिटी होती है, इसका मीनिंग ये क्या इंटीग्रेशन है। अरे 1/x का एक ग्राफ है और उसका क्या निकालना, हमें एरिया निकालना है, x एक्सिस और 1/x के ग्राफ के बीच का। आप एरिया निकालते जाओ, क्या लिमिट बताई क्या मैंने कि x की वैल्यू कितनी ले लिया, कहां तक निकालना, नहीं बताई ना। तो आप चलते जाओगे तो एरिया इसका क्या आ जाएगा, log x, लेकिन प्लस में c इसलिए लगा दिया क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा, अनसर्टेनिटी। या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे लिख लो, जैसे मैंने कहा कि x है, क्या है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे x + 5 लिख दिया, x + 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा 1 और 5 का कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब इसका वापस इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 5। अब यहां तो आपको 5 पता लग गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि x + 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 + 0, कितना हो जाएगा 1 + 0। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वापिस x, और इस 0 का इंटीग्रेशन अब 5 करूं या 6 करूं, यहां पे देखो 0 का इंटीग्रेशन आपने क्या कर दिया 5, इस 0 का क्या कर दिया 6। ये मीनिंग हुआ ना कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन वापिस से कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ये तो नहीं पता ना कि है क्या, या ऐसा मान लो कि x + c आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है, x का कितना हो जाएगा 1 और c का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। इंटीग्रेशन करो 1 का वापिस कितना हो जाएगा x, लेकिन इस 0 का वापिस कितना हो जाएगा c। c का मीनिंग 5 भी हो सकता है, c का मीनिंग 6 भी हो सकता है, c का मीनिंग 10 भी हो सकता है, यानी फिक्स नहीं है, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। आपको यहां पे c फिक्स दे रखा है, मान लो 10, तो 10 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, लेकिन 0 का इंटीग्रेशन वापस 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, पता थोड़ी हमें, क्योंकि 0 का 5 भी हो रहा है, 0 का 6 भी हो रहा है, 0 का 10 भी हो रहा है, 0 का c भी हो रहा है, इसलिए कुछ आइडिया नहीं है। तो जब भी आप कुछ भी ऐसा फंक्शन आए तो प्लस में c जरूर लगा देना। क्यों लगा देना, उसका रीजन है, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये 1/x प्लस में क्या है 0 और इनटू में ऐसा है, ऐसा क्यों, देखो log x है और प्लस में c है, इसका डिफरेंशिएशन करो, log x का कितना आएगा 1/x, c का कितना आएगा 0। क्या इस 0 को हम लिखते हैं क्या, नहीं लिखते,
यानी 1/log x, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, डिफरेंशिएशन कितना आया 1/x, और log x प्लस में c का डिफरेंशिएशन भी कितना आया 1/x, ठीक है ना। देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log x प्लस में c का डिफरेंशिएशन भी कितना आएगा, प्लस में 0 आ जाएगा तो रहना तो 1/x ही है। तो इसका वापिस करोगे तो इसका वापिस इतना ही करोगे, या ये भी हो सकता है। कहने का मीनिंग ये हुआ ना कि प्लस में कोई ना कोई कांस्टेंट तो हो ही सकता है, भी प्लस में इसके क्या मान लो 0 मान लो, तो 0 का वापिस क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इसके प्लस में 0 तो इसका वापिस क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इसलिए आप जो भी फंक्शन निकालोगे उसके साथ में हर बार क्या आएगा प्लस में c आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 1/x प्लस में 0 भी तो लिखा जा सकता है। 1/x का कितना हो जाएगा log x, और 0 का कितना हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन 0 इंटीग्रेशन c, ठीक है। आ जाएंगे फॉर्मूले आते जाएंगे। आया मीनिंग समझ में, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, ये है x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। डिफरेंशिएशन क्या था, n आगे आता था और x की पावर n माइनस 1, ये तो है डिफरेंशिएशन, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये है इंटीग्रेशन, और प्लस में c आएगा ही आएगा, ये प्लस में क्या आ गया c। तीसरा देखो, ये है मान लो e की पावर x dx, e की पावर x का क्या हो जाएगा सेम e की पावर x, लेकिन प्लस में c आ गया, बस इतना ध्यान रखना है, ये हर में आएगा सब में। फिर मान लो a की पावर x, a की पावर x यानी 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 10 की पावर x, यानी नीचे कांस्टेंट और ऊपर वेरिएबल। तो इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा a की पावर x अपॉन में क्या आ जाएगा log e बेस a, और प्लस में c आएगा ही आएगा। डिफरेंशिएशन में ax log a आगे आता था, आएगा अपॉन में आ जाएगा। पांचवा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट देखो कांस्टेंट रहेगा, चलो रुको इसको एक अलग नियम से बताएंगे। 1 है मान लो, क्या है 1, 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x प्लस में c। क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन है x हो जाएगा। मान लो कि यहां पे कुछ नहीं, 0 है, क्या है 0, तो 0 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्यों हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन है c। फिर देखो आपने एक रूल पढ़ा था कि यदि डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप लैम्डा एफ एक्स का, यानी एक तो फंक्शन है और इनटू में कौन आ गया, कोई एक कांस्टेंट आ गया, तो अब इस कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन 0 नहीं करते थे, इसको कहां कर लेते थे, बाहर कर लेते, ऐसा ही था ना भाई। अकेला कांस्टेंट आ गया जिसका क्या हो जाता था डिफरेंशिएशन है 0, और ये कांस्टेंट x के साथ आ गया था, तो c को तो बाहर कर लिया और x का कितना हो जाता था 1। यानी मल्टीप्लाई में यदि कांस्टेंट आ गए तो उसको बाहर कर देंगे और बाकी जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सेम ऐसा एक रूल इसमें लगेगा। कौन सा रूल, सेम यही रूल देखो, यदि मान लो कि आपके साथ में कौन आ गया कांस्टेंट आ गया, और साथ में कोई एक फंक्शन आ गया एफ एक्स, कुछ भी है, एफ एक्स की जगह मान लो एक्स स्क्वायर आ गया, साइन एक्स आ गया, 2x आ गया, कुछ भी आ गया, इसका यदि आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो कैसे करोगे, c को तो बाहर कर दोगे, ये कांस्टेंट कुछ अलग ले लो क्योंकि c कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो लैम्डा है, तो लैम्डा तो आ जाएगा बाहर, और अंदर डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा एफ एक्स dx का, और क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा वो आप लिख दोगे, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड ऊपर करेगा फंक्शन के ऊपर। साइन एक्स है तो उसका माइनस कोस एक्स हो जाएगा, जो भी है वो आ जाएगा। अब देखो, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का कितना होता था, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है कोस एक्स का, ठीक है। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है कोस, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस साइन होता था, तो माइनस साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस कोस, लेकिन हमने प्लस का कोस लिया है तो ये क्या आ जाएगा माइनस आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस सी। ये याद रखना आपको। जैसे मान लो कि कोस एक्स का आपको क्या पूछ लिया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
जैसे है टेन एक्स डी एक्स। एक बात ये भी याद रखना कि डिफरेंशिएशन में ऊपर dy आएगा, अपॉन में dx, यानी dx अपॉन में आता है, और इंटीग्रेशन में dx से मल्टीप्लाई में आता है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो tan x का क्या हो जाएगा, log sec x। अब log sec x क्यों हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की ऑपोजिट प्रोसेस है। कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिस किया हो और उससे 10x बन गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, क्या है, sec स्क्वायर x है। लेकिन कोई भी ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे उसका इंटीग्रेशन 10x आ जाए या डिफरेंशिएशन 10x आ जाए, नहीं आ रहा था, ठीक है ना। वैसे फॉर्मूले हजारों हैं, कितने बना हुआ आप, लेकिन मेन फॉर्मूले आपने पढ़ा तो उसमें नहीं था, तो ये एक नया फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और आपने ये पढ़ा था sec स्क्वायर x dx, क्या हो जाएगा इसका, 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है 10x, ठीक है। और देखो जैसे मान लो कि 10 की वजह आ जाए cot x, तो cot x dx का कितना हो जाएगा, माइनस log कोसेक x प्लस में c, या फिर इसको लिख सकते हो आप log sin x प्लस c। इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे आ जाए 10 हो गया, कोट हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, जैसे आ जाए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या आ जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि कोट माइनस स्क्वायर एक्स होता था, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस का कोट एक्स हो जाएगा। फिर देखो ये आ जाए जैसे सेक एक्स टेन एक्स, ये किसका होता था, सेक एक्स का होता था, किसका होता था, सेक एक्स का। क्यों, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स से 10x, सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो गया, 10 का कोट का अलग से लिख दिया, ठीक है। जैसे ये आ जाए कोट या कोसेक एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि कोसेक एक्स का क्या होता था, कोसेक एक्स कोट एक्स होता था। और देखो भी, और कौन सा, देखो 10 का हो गया, सेक स्क्वायर का हो गया, सेक एक्स, अलग से सेक का देखो, सेक एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका, लोग सेक एक्स प्लस 10 एक्स प्लस सी। और जैसे ये आ जाए कोसेक एक्स, इसका क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस नहीं अंदर आ जाएगा माइनस, लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। इस तरीके से कुछ बेसिक फॉर्मूले देंगे वे। ठीक है, एक और देख लो, लास्ट कितने हो गए, बस उसके बाद में कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आपको। 19 नंबर और देखो, जैसे log x आ जाए, log x dx, तो इसका क्या आ जाएगा, x log x माइनस एक्स और प्लस में सी आई रहा है, या फिर इसको लिख सकते हो x कॉमन
log x माइनस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा। और log होता है ना, उस log को आप ऐसे भी लिख सकते हो ln, क्या लिख सकते हो, ln, ये log होता है, ठीक है। जैसे कोशेक है, ये बड़ा नाम है, इसको और शॉर्ट में कोशेक को आप CSC कोशेक ऐसा भी लिख सकते हो। जैसे मैंने एक बार शायद आपको पहले भी बताया होगा, जैसे साइन है, साइन को शॉर्ट में क्या बोलते हो, SIN साइन। जैसे कोसाइन है, कोसाइन को शॉर्ट में क्या बोलते हो, कोस बोलते हैं। जैसे मान लो टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। जैसे को टेंजेंट है, को टेंजेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं। जैसे सिकेंट है, सिकेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। और जैसे मान लो कोसिकेंट है, कोसिकेंट है तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं। और इसी कोसेक को और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSC बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम होता है लोगेरिथम, लोगेरिथम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लोग, और भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LN, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखना। तो आज मैंने इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले बता दिए, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बता दिया। कल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।